साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि साथियों आज हम फिर जो है कि बिजनेस व्यापार के विषय पे आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है वो राजनीतिक जो परिवेश है, जो राजनीति का जो हालचाल है उसको सरल भाषा में समझें, उसको साथ में जोड़ते हुए, बिजनेस के साथ में जोड़ते हुए यहाँ लेखक हमें आज लिख करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं। खास करके दलित समुदाय को ज़्यादातर के उनके ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं लेखक कि जो है कि इनकी स्थिति जो है बहुत दयनीय है। और दयनीय क्यों है और कैसे है, इस चीज़ पे ये सोच विचार नहीं करने के बराबर हैं। सोच विचार ना करते हैं, यही एक मूल कारण है कि सोच विचार करके और नहीं करने के कारण है। अगर वो करने की कोशिश करते हैं आगे, तो उनके सामने क्या क्या मजबूरियां हैं, क्या स्थितियां हैं, क्या परेशानियां हैं, उसी चीज़ को लेखक आज यहाँ दर्शा रहे हैं। और उसके लिए वो कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जैसे जो हमारे में दलित समुदाय में नेता या मंत्री या सांसद या विधायक जो बन भी गए हैं, तो वो वहाँ जब पूरी जमात के सामने, पूरी महफिल में जब वो जाते हैं, तो अपने समाज के लिए जो हक अधिकार के लिए जो वो वादा करके उनके बीच से निकल करके चुन करके जाते हैं, तो जा करके उनके हक अधिकार के लिए जो काम क्यों नहीं कर पाते हैं। या मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं लेखक यहाँ की। मान लीजिए जो एक प्रधान है गांव का, और मान लीजिए वहाँ गांव के सभी वर्ग के लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे मोहल्लों में अलग अलग तरीक़ों में रह रहे हैं। तो वहाँ भी अगर ये कि सरल तरीके में अगर देखा जाए, तो उस गांव में भी जो है लाइट, पानी और बिजली की जो है कि व्यवस्था है, सबसे पहले वो उन्हीं सवर्ण लोगों के गांव में कराता है। वो खींचातानी करते हैं, कहीं अफसर का डर दिखा करके, तो कहीं अपने बाहुबल का, अपनी आर्थिक ताकत का जो है जोर आजमाते हैं, दिखाते हैं। और वो अपने यहाँ अपनी सुविधाएं पहले करा लेते हैं। बाकी जो है कि दलितों, सोचते और पिछड़ों के पास जो है कि वो उनके गांव में विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि आरक्षण के सहारे अगर उनको ये मौका मिलता भी है, तो ये भी ये चाह करके वो इस काम को नहीं कर पाते हैं। लेखक को इसी चीज़ को विचार करते हुए और उनके जो समझ में आया, उन्होंने लाइनों में इसे दर्शाने की हमें कोशिश की। ये कितना बढ़िया सुंदर ढंग से हमें उपदेश दिया है कि ये सब देखते हुए फिर भी जो है कि हम इस पर विचार नहीं करते हैं, बहुत बड़ी एक विडंबना है। और इसी विडंबना को देखते हुए लेखक हमें यहाँ लिख करके बताने की कोशिश करते हैं कि अगर राज सत्ता से ही हमें अगर सुख प्राप्त होता, तो हम जो है कि और दूसरे क्षेत्रों में ना जा करके जो है कि सवर्ण वर्ग हमारा जो है वो राज सत्ता की तरफ ही ज़्यादा भागने की कोशिश करता। लेकिन वो जो राज सत्ता में हमारे बहुजन जो गए भी हैं, तो उनके सामने क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, वो इस चीज़ को बयां करते हुए हमारे सामने रख रहे हैं कि जो चले भी गए हैं, तो जाने के बाद भी जो है कि वो मान लीजिए जहाँ कहीं ऐसा नियम कानून बनता भी है कि वहाँ 10 लोगों के सिग्नेचर से और 10 लोगों के मेल से कोई नीति, कोई कानून बनता है, तो ये अपना विचार वहाँ रखते भी हैं। लेकिन इनके विचार को नकारते हुए जो उनके हक में होता है, वो उसी पे जो है कि इनको मजबूरन साइन दस्तखत करने होते हैं, और करके वो नियम कानून को बनाया जाता है, पास हुआ जाता है। अब एक सिर पे बचा था आरक्षण, लेकिन अब देश में ऐसे नियम कानून लागू हो गए कि धीरे धीरे जो है कि एक नौकरी का सहारा था वो भी खत्म हो गया। जमीन इनके पास है नहीं, व्यापार में ये पहले से है नहीं, तो इनकी जीवन जो शैली है इतनी दयनीय है। उसी चीज़ों को यहाँ जो है कि लेखक लिख करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनके समझ में कब आएगा। बढ़िया तरीके से शिक्षा भी नहीं है, कुछ कुछ है हुआ, तभी माना जाए कि अगर 100 में 10 संपन्न हुए भी हैं, तो 90 की अभी स्थिति देखी जाए तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। गांव में है या शहरी क्षेत्र में जो है कि ऐसे छिटके बसे हुए हैं, उनकी भी स्थितियों पे खास करके विचार करते हुए लेखक यहाँ बड़े सुंदर ढंग से अपनी लाइनों के द्वारा हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन समाज आखिर कब इस पे विचार करेगा और कब जागेगा और कब उसको ख्याल आएगा। वो जो मौजूदा स्थिति है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें लाइनों के जरिए। और साथियों, आज का उन्होंने इसी पे एक अध्याय, एक चैप्टर हमें बना करके दिया, जो आज का विषय है। यह राज सत्ता नहीं, गुलामी की बेड़ियां हैं। जो राज सत्ता में हमारे बहुजन समाज से गए हुए हैं और इस नशे में चूर हैं कि हम तो नेता हैं, मंत्री हैं, सदस्य हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, प्रधान हैं, सरपंच हैं, वो इसी चीज़ को लेखक यहाँ साफ शब्दों में लिख करके कह रहे हैं कि यह राज सत्ता नहीं, गुलामी की बेड़ियां हैं। इन शब्दों के द्वारा उन्हें जो है कि इस अध्याय में रख करके और पंक्तियों के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि क्या क्या और कैसे कैसे स्थिति है जो देश की।
और जो मौजूदा स्थिति है उस चीज़ पे हमें विचार करके और मजबूरन हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं, और हमें सोचना भी चाहिए साथियों कि क्या है। जैसा कि यहाँ लेखक हमें कितने सुंदर ढंग से हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमें विचार करना चाहिए। अब यहाँ लाइनों के माध्यम से हमें लिख रहे हैं कि मजदूरों आदिवासियों की मजदूरी बढ़ाने के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। इन सभी का जवाब है नहीं। रहे कि जो हमारे जो एमपी एमएलए और जो सांसद विधायक बन गए हैं, वो यहाँ लेखक लिख रहे हैं कि मजदूरों आदिवासियों की मजदूरी बढ़ाने के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। कोई ऐसा करता है? हमारा जो मंत्री है, इन सभी का जवाब है नहीं, नहीं कर पाता है। यदि नहीं तो ऐसी राजसत्ता नहीं, तभी यदि नहीं तो ऐसी राजसत्ता नहीं, गुलामी है। उसी चीज़ को यहाँ दर्शा रहे हैं कि अगर वो हमारे हक अधिकार के लिए, हमारे सुखों के लिए, अगर वो कानून इस तरीके से नहीं बनता है जिसमें हमें थोड़ा सा मौका मिले, हम भी अपने जीवन को प्रोग्रेस करें, अगर ऐसा हमारा मंत्री मिनिस्टर अगर नहीं कर पाता है, जो जाता है हमारे बीच से, तो ये राज सत्ता नहीं है, बल्कि ये गुलामी है। हम तो कहने के लिए कहें कि हम राज सत्ता में हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए गुलामी है। इसी चीज़ को एक छोटे से शब्दों में और एक लाइन के द्वारा जो है लेखक कितना बढ़िया ढंग से हमें बता रहे हैं। अब आगे लिख रहे हैं, ताकत नहीं कमजोरी है, स्वाभिमान नहीं अपमान है। यह राजसत्ता शक्ति तभी प्रभावी है जब धन की तरह हमारे पास हो। कह रहे हैं कि ये राजसत्ता तभी हमारे लिए हमें सुखपूर्वक या हमें सुख पहुंचा सकते हैं, इससे हम लाभ उठा सकते हैं, जब हम की आर्थिक रूप से हम मजबूत हों। इसी चीज़ को यहाँ लेखक का बताने का मतलब है, और इसी विषय पे उन्होंने एक चैप्टर लिख करके और कितना बढ़िया सुंदर ढंग से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे की लाइनों में लिख रहे हैं, जब राज्य या देश के नीति निर्धारक योजनाएं या नीतियां बनाते हैं, तो हमारे प्रतिनिधियों को शामिल करना तो दूर पास ही नहीं फटकने देते हैं। ऐसे में कथित राजसत्ता के नुमाइंदे किस तरह हमारे वर्ग की मदद कर पाएंगे? आखिर ऐसी जातवादी व्यवस्था में दलित राजनीति को हाशिए पर धकेलने के बाद सत्ता के लिए शोषित वर्ग अपना समय, पैसा व श्रम क्यों नष्ट करे? आज देश में दलितों की स्थिति बहुत दयनीय है। भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, कुरीतियों व अभावों का जीवन जी रहा है। ना खेती है, ना व्यापार। आरक्षण को विरोधियों ने इतना नाकाम बना दिया है कि नौकरियां भी नहीं के बराबर रह गई हैं। ऐसे में राज सत्ता की ओर भागने की बजाय पहले आर्थिक सत्ता हासिल करें, छोटा बड़ा व्यापार शुरू करें। गांव में नहीं हो तो गांव छोड़कर शहर जाएं, आसपास के छोटे बड़े व्यापार को समझें और कारोबार को लगन मेहनत से कर आर्थिक संपन्नता हासिल करें। इसके बाद राज सत्ता पर काबिज हों, तभी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना साकार होगा। वे चाहते थे कि दलित सिर्फ नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले भी हों। बाबा साहेब ने जैसी राज सत्ता हासिल करने की बात कही थी, वह अब कहीं नजर नहीं आती है। कुछ दलित राजनेता बाबा साहेब के आदर्शों पर चलते हैं, शोषितों के हकों के लिए आवाज़ भी उठाते हैं, तो उन्हें उच्च वर्ग के नेता कुछ ही समय में हाशिए पर फेंक देते हैं। साथियों, यहाँ वो इसी चीज़ को हमें दर्शाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई आवाज़ उठाता भी है, तो वहाँ पहले से जमे जमाए हुए हैं जो इनकी बात को वहाँ मानते नहीं, इनकी चलने नहीं देते हैं। अगर ऐसे करता है तो कुछ समय के बाद ही चल पाता है, कुछ समय के बाद उसको जो है कि ऐसी स्थिति पे ऐसी जगह नकार दिया जाता है कि फिर वो किसी काम का नहीं रह जाता है। ऐसे षड्यंत्रों में उसे फंसा दिया जाता है। तो यही जो स्थिति है, यथा व्यथा जो सच की स्थिति है, यही यहाँ लेखक लिख करके बता रहे हैं। और वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस चीज़ को बहुजन समाज कब समझेगा, दलित समाज इसको कब समझेगा और कब अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश करेगा, जब समय उसके हाथ से निकलता जा रहा है। समय आज करवट ले रहा है। हमें जो आज ये थोड़ी बहुत जो आज़ादी है, ये धीरे धीरे अगर हम ऐसे सोए रहे तो धीरे धीरे हमारी कम हो जाएगी, और हमारे जो पीछे पुरखों की हालत थी, हमको उस रास्ते पे आकर हम खड़े हो जाएंगे। इसलिए चैतन्य हो, सजग रहो, और जो है अपने आप को परिवर्तन करके अपने आप को एक सफल इंसान बनाने की कोशिश करो, और इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो और खूब मेहनत और संघर्ष करो। जैसा कि बाबा साहब ने हमें पहले ही मूल मंत्र दे दिया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक हम इस बाबा साहब के इन 3 मंत्रों को अपने अमल में नहीं लाएंगे, तब तक हम अपने जीवन को एक सुंदर बढ़िया जीवन नहीं बना पाएंगे। साथियों, इस पर विचार करना चाहिए, और लेखक यहाँ हमें बार बार इस तरफ के उपदेश देते हैं।
साथियों मैंने भी बहुत सारी वीडियो इस पे बनाई है और मेरा आप सभी से अपील है किसी के मन जाति धर्म को ना ठेस पहुंचाना बल्कि शिक्षा के माध्यम से जागरूक करना। इसी के साथ साथियों मैं यहाँ वाणी को विराम लेता हूँ। ये अध्याय खत्म होते हुए फिर दूसरे अध्याय पे मैं चर्चा करूँगा। तब तक के लिए साथियों सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।